नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस की दुनिया में उतर रहे हैं और इसके लिए हम एक बहुत ही पावरफुल टूल वायरशार्क को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो द वायरशार्क मैनुअल से हैं, पर ये कोई किताबी ज्ञान नहीं होने वाला। स्रोत इसे एक साइबर सिक्योरिटी लैब के मूल्यांकन के रूप में देखता है, तो हम भी इसे एक जासूसी केस की तरह ही देखेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि ये टूल असल में काम कैसे करता है और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल। आज की दुनिया में हमारे चारों तरफ मतलब लगातार डेटा का एक अदृश्य महासागर बह रहा है। ईमेल, वीडियो, वेबसाइट्स, सब कुछ। इस ट्रैफिक को समझना किसी भी डिजिटल किले को सुरक्षित करने का पहला कदम है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, ये हमारे अपने घर के वाईफाई को सुरक्षित रखने के बारे में भी है। वायरशार्क हमें इस अदृश्य दुनिया में झांकने के लिए खिड़की देता है। यूं समझिए कि डिजिटल माइक्रोस्कोप, जिससे हम देख सकते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। तो चलिए इस केस को खोलते हैं। स्रोत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो में ले जाता है। एक यूनिवर्सिटी की लैब। सोचिए एक व्यस्त लैब है और जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसे कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। जैसे देर रात में अचानक डेटा ट्रैफिक बढ़ जाता है, कई बार फेल्ड लॉगिन के प्रयास होते हैं और कुछ ऐसे आईपी एड्रेस से कनेक्शन बन रहे हैं जो संदिग्ध लगते हैं। ये सुनने में तो किसी डिजिटल क्राइम थ्रिलर की शुरुआत जैसा लगता है। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये सिनारियो असल दुनिया की घटनाओं का एक छोटा मॉडल है। ये वही क्लासिक संकेत हैं जिनकी तलाश सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हर दिन करते हैं। ये कोई काल्पनिक समस्या नहीं है। ये हमें सीधे वायरशार्क की प्रैक्टिकल पावर की ओर ले जाता है। ये सिर्फ एक थ्योरी वाला टूल नहीं है, ये एक डिजिटल जासूस का मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो एक जासूस इस टूल का इस्तेमाल शुरू कैसे करता है? इंस्टॉलेशन के बारे में कहा गया है कि ये काफी सीधा है। वेबसाइट से डाउनलोड करो और निर्देशों का पालन करो। लेकिन एक टेक्निकल बात बताई गई है कि विंडोज यूजर्स के लिए विनपैकैप या एनपीकैप जरूरी हैं। ये असल में है क्या? ये एक बेहतरीन सवाल है। विनपैकैप या एनपैकैप को आप वायरशार्क के कान समझ सकते हैं। आपका कंप्यूटर सामान्य रूप से सिर्फ उसी ट्रैफिक पर ध्यान देता है जो सीधे उसके लिए होता है। अच्छा। लेकिन ये ड्राइवर्स आपके नेटवर्क कार्ड को प्रोमिस्क्यूअस मोड में डाल देते हैं, जिसका मतलब है कि वो नेटवर्क पर बहने वाले हर एक पैकेट को सुनने लगता है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। ओह। इन कानों के बिना वायरशार्क बहरा है। अच्छा, तो एक बार कान लग गए फिर आगे? स्रोत इंटरफेस को कस्टमाइज करने और कलर कोडिंग के बारे में बात करता है। ये सुनने में एक छोटी सी चीज लगती है, क्या ये वाकई इतनी महत्वपूर्ण है? ये छोटी लग सकती है, लेकिन असल में ये गेम चेंजर है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने हजारों लाइनों का टेक्स्ट है, सब काले और सफेद रंग में। अब सोचिए कि एक बटन दबाते ही सारे एरर पैकेट्स लाल हो जाते हैं, वेब ट्रैफिक नीला हो जाता है और डीएनएस रिक्वेस्ट्स हरी हो जाती हैं। अचानक उस शोर के बीच पैटर्न दिखने लगते हैं। वाह। कलर कोडिंग जानकारी के ढेर को समझने लायक इनसाइट्स में बदल देती है। ये डेटा के एक विशाल ढेर में एक चुंबक का उपयोग करने जैसा है। ठीक है, तो हमने टूल सेट कर लिया है और उसे रंगों से सजा भी लिया है। अब डेटा कैप्चर करने की बारी है। यहाँ स्रोत दो चीजों पर जोर देता है: सही नेटवर्क इंटरफेस चुनना, वाईफाई या वायर्ड, और कैप्चर फिल्टर लगाना, जैसे सिर्फ टीसीपी ट्रैफिक देखने के लिए टीसीपी फिल्टर का इस्तेमाल करना। और ये फिल्टरिंग वाला हिस्सा ये बेहद जरूरी है। इसके बिना ये एक बहुत शोर वाली पार्टी में किसी की फुसफुसाहट सुनने की कोशिश करने जैसा है। आप हर तरफ से आ रही आवाजों से भर जाएंगे। सही। फिल्टर आपको उस एक बातचीत पर फोकस करने में मदद करते हैं जिसकी आप जांच करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर किस वेबसाइट से बात कर रहा है, तो आप सिर्फ HTTP या HTTPS ट्रैफिक के लिए फिल्टर लगा सकते हैं। इससे बाकी सारा शोर हट जाता है और विश्लेषण 10 गुना ज्यादा कुशल हो जाता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां असली जासूसी शुरू होती है, एनालिसिस। एक बार जब पैकेट कैप्चर हो जाते हैं तो हमें उन्हें समझना होता है। स्रोत कुछ प्रमुख प्रोटोकॉल का जिक्र करता है। हम सब ने टीसीपी का नाम सुना है कि ये डेटा का विश्वसनीय वितरण सुनिश्चित करता है, पर एक एनालिस्ट के तौर पर हम इसमें क्या ढूंढ रहे होते हैं? देखिए, जब हम टीसीपी फ्लो का विश्लेषण करते हैं तो हम नेटवर्क के स्वास्थ्य की नब्ज टटोल रहे होते हैं।
स्रोत में रीट्रांसमिशन या आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स का उल्लेख है। ये नेटवर्क में भीड़ या किसी और समस्या के संकेत हैं, जैसे कोई डिजिटल ट्रैफिक जाम। अच्छा। अगर कोई पैकेट बार बार भेजा जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहा। ये एक खराब केबल, एक ओवरलोडेड राउटर या यहां तक कि एक जानबूझकर किए गए हमले का संकेत भी हो सकता है। और इससे भी गहरा जाकर हम TCP थ्री-वे हैंडशेक को देख सकते हैं। अगर हम बहुत सारे सिन पैकेट देखते हैं जिनका कोई जवाब नहीं आता, तो ये एक क्लासिक सिन फ्लड अटैक का संकेत हो सकता है, जहां एक अटैकर आपके सर्वर को नकली कनेक्शन रिक्वेस्ट से भर देता है। यह दिलचस्प है। अगला है HTTP, जो वेब की भाषा है। लेकिन आज के समय में जब लगभग सब कुछ HTTPS से एन्क्रिप्टेड है, तो क्या HTTP ट्रैफिक का विश्लेषण करना भी उतना उपयोगी है? हम वास्तव में क्या देख सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सच है कि HTTPS एन्क्रिप्शन की वजह से हम पैकेट के अंदर का कंटेंट, जैसे पासवर्ड या ईमेल का टेक्स्ट, नहीं पढ़ सकते। हम लिफाफे के अंदर का खत नहीं देख सकते। ठीक है। लेकिन हम लिफाफे के ऊपर की जानकारी जरूर देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर किस सर्वर से बात कर रहा है, कितनी बार बात कर रहा है और कितना डेटा भेज रहा है। अच्छा। तो हमारी यूनिवर्सिटी लैब के मामले में भले ही ट्रैफिक एन्क्रिप्टेड हो, हम ये देख सकते हैं कि एक छात्र का कंप्यूटर काम के घंटों में नेटफ्लिक्स से कनेक्ट हो रहा है। हाँ। या कोई डिवाइस आधी रात को किसी संदिग्ध देश में स्थित सर्वर को बड़ी मात्रा में डेटा भेज रहा है। कनेक्शन का पैटर्न ही आधी कहानी बयां कर देता है। ठीक है, तो मेटा डेटा ही राजा है। फिर आता है DNS या डोमेन नेम सिस्टम, जिसे इंटरनेट की फोन बुक कहा जाता है। ये google.com को एक IP एड्रेस में बदलता है। एक साधारण सी फोन बुक का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है? DNS सुरक्षा में एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है। स्रोत बताता है कि हमें DNS ट्रैफिक में विसंगतियों को देखना चाहिए। इसका एक क्लासिक उदाहरण है DNS टनलिंग। DNS टनलिंग? हाँ, इसमें हमलावर डेटा को DNS रिक्वेस्ट के अंदर छिपाकर नेटवर्क से बाहर भेजते हैं। क्योंकि DNS ट्रैफिक को लगभग हर नेटवर्क पर अनुमति होती है, ये फायरवॉल को बाईपास करने का एक चालाक तरीका है। अरे वाह! वायरशार्क में अगर आप किसी एक कंप्यूटर से बहुत अजीब और लंबे डोमेन नामों के लिए हजारों DNS रिक्वेस्ट देखते हैं, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। मैलवेयर अक्सर डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम या DJA का उपयोग करते हैं, जहां वे हर दिन सैकड़ों नए रैंडम डोमेन नाम बनाते हैं ताकि अपने कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से संपर्क कर सकें। उन अजीब नामों को पकड़ना ही असली जासूसी है। वाह, ये तो बहुत चालाकी भरा है। आखिर में स्रोत ARP या एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का जिक्र करता है। ये एक लोकल नेटवर्क पर IP एड्रेस को फिजिकल MAC एड्रेस से मैप करता है। यहाँ ARP स्पूफिंग नाम की एक चीज है जो सुनने में ही खतरनाक लगती है। क्या ये उतना ही बुरा है जितना लगता है? हाँ, ये उतना ही बुरा है। ARP स्पूफिंग एक क्लासिक मैन इन द मिडल अटैक है। इसे ऐसे समझें, आपके ऑफिस के नेटवर्क पर हमलावर हर किसी के कंप्यूटर को चिल्लाकर बताता है, अरे अगर तुम्हें इंटरनेट पर जाना है तो अपना डेटा राउटर को भेजने के बजाय मुझे भेजो, मैं आगे भेज दूंगा। और साथ ही वो राउटर को बताता है, अगर तुम्हारे पास किसी के लिए डेटा है तो उसे मुझे दे दो, मैं उसे पहुंचा दूंगा। अब हमलावर आपके और इंटरनेट के बीच में बैठ गया है और आपका सारा अनएन्क्रिप्टेड ट्रैफिक उसकी नजरों से गुजर रहा है। पासवर्ड, ईमेल, सब कुछ। वायरशार्क में आप अचानक बहुत सारे ARP रिप्लाई देख सकते हैं जिनके लिए कोई रिक्वेस्ट ही नहीं की गई थी। ये एक स्पष्ट संकेत है कि कोई आपके नेटवर्क को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये सारे हथियार चलाना सीख लिया है। अब वापस हमारी यूनिवर्सिटी लैब की मिस्ट्री पर आते हैं। स्रोत कुछ सामान्य रेड फ्लैग्स सूचीबद्ध करता है। चलिए उन्हें एक एक करके सुलझाते हैं। पहला, संदिग्ध IP पते। हम इन्हें कैसे पकड़ेंगे? हम वायरशार्क में एक फिल्टर लगाएंगे ताकि हम देख सकें कि हमारे नेटवर्क से कौन-कौन से बाहरी IP एड्रेस पर कनेक्शन बन रहे हैं। फिर हम इन IPs को ऑनलाइन थ्रेट इंटेलिजेंस डेटाबेस में चेक करेंगे। अगर लैब का कोई कंप्यूटर अचानक किसी ऐसे IP से कनेक्ट होता है जो ज्ञात मैलवेयर होस्ट करने के लिए बदनाम है या किसी ऐसे देश में है जहां से आमतौर पर कोई ट्रैफिक नहीं आता, तो हमें हमारा पहला सुराग मिल गया। बिल्कुल। दूसरा रेड फ्लैग, असामान्य ट्रैफिक पैटर्न, जैसे देर रात में ट्रैफिक में अचानक उछाल। यहाँ हम वायरशार्क के आयोग्राफ फीचर का उपयोग करेंगे। ये हमें समय के साथ ट्रैफिक के वॉल्यूम का एक विजुअल चार्ट दिखाता है। अच्छा। अगर अगर हम देखते हैं कि हर रात 3 बजे एक खास कंप्यूटर से नेटवर्क के बाहर बहुत ज्यादा डेटा भेजा जा रहा है, तो ये डेटा एक्सफिल्ट्रेशन का एक क्लासिक संकेत है। हो सकता है किसी ने कोई मैलवेयर इंस्टॉल कर दिया हो जो लैब की फाइलों को चुराकर बाहर भेज रहा है। वो ग्राफ हमें बताएगा कि कब और कहां देखना है। और तीसरा सुराग, कई असफल लॉगिन प्रयास। इसके लिए हम केरबरोस या
SSH जैसे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के लिए फिल्टर करेंगे। अगर हम देखते हैं कि एक ही सोर्स IP से एक खास यूजर अकाउंट के लिए सेकंडों में सैकड़ों फेल्ड लॉगिन प्रयास हो रहे हैं, तो ये एक ब्रूट फोर्स अटैक का स्पष्ट संकेत है। मतलब कोई पासवर्ड गेस करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कोई ऑटोमेटेड टूल का इस्तेमाल करके अलग अलग पासवर्ड आजमा कर अकाउंट में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, इन तीनों तकनीकों को मिलाकर हमने लैब की मिस्ट्री के लगभग सभी पहलुओं को उजागर कर दिया है। बेशक, ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना होता नहीं होगा। स्रोत छात्रों के सामने आने वाली कुछ आम चुनौतियों को भी स्वीकार करता है, जैसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक कैप्चर कर लेना या डेटा को गलत समझना। बिल्कुल, और ये सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। जब आप पहली बार वायरशार्क खोलते हैं तो डेटा का वो समंदर आपको डरा सकता है। ऐसा लगता है जैसे आप मैट्रिक्स में हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कुंजी है छोटे से शुरू करना। सिर्फ अपने कंप्यूटर के ट्रैफिक को कैप्चर करें, एक वेबसाइट खोलें और देखें कि कौन से पैकेट जनरेट होते हैं। एक एक करके फिल्टर लगाना सीखें। ये एक कौशल है जो अभ्यास से ही आता है। कोई भी विशेषज्ञ के रूप में शुरू नहीं करता, लेकिन ये टूल खुद आपको सीखने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वायरशार्क जैसे टूल साइबर सिक्योरिटी के रहस्य को कम करते हैं। ये इसे ब्लैक बॉक्स से निकालकर एक ऐसी चीज बना देता है जिसे आप देख सकती हैं, छू सकती हैं और समझ सकती हैं। ये छात्रों और हम जैसे जिज्ञासु लोगों को नेटवर्क की धमनियों में बहते हुए डेटा को देखने, खतरों की पहचान करने और उन एनालिटिकल स्किल्स को विकसित करने का एक प्रैक्टिकल मौका देता है जो इस फील्ड में बहुत कीमती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्रैक्टिकल अनुभव अनमोल है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आप ये नहीं सीख सकते। और ये हमें एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है। स्रोत इस बात पर समाप्त होता है कि नेटवर्क सिस्टम लगातार और अधिक जटिल होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा कनेक्टेड होती जा रही है, इस अदृश्य डिजिटल ट्रैफिक को देखने और समझने की क्षमता अब सिर्फ एक तकनीकी कौशल नहीं रह गई है। ये एक तरह की साक्षरता बनती जा रही है, एक नई भाषा सीखने जैसा। तो मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हमारे अपने नेटवर्क पर इस समय कौन सी अनदेखी बातचीत हो रही है? और अगर हम सुनना जानते तो वे हमें क्या कहानियां सुना सकती थीं?